अध्याय 7। ये तो संयोग है। जैसे ही उनकी नज़रें मिलीं, उसका हाव-भाव ठिठक गया। लेकिन उसने तुरंत ही सिर घुमाकर अपने आंसू पोंछ लिए और खड़ी हो गई। मिस्टर एरिक्सन, आप यहाँ? उसने शांत रहने का नाटक करते हुए पूछा। क्या ये तुम्हारा मंत्र है? एम्मा चौंकी। फिर उसे एहसास हुआ कि वह हर बार उससे यही सवाल पूछ लेती है। उसने झेपकर अपना माथा खुजाया। मैं बस थोड़ा चौंक गई थी कि नॉर्दर्न सिटी के वो सीईओ, जिन्हें सब प्रशंसा करते हैं, आपको इस सड़क पर देख रही हूँ। इतनी औपचारिक बातें बंद करो। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? यहाँ बैठना गैरकानूनी तो नहीं है। ये बहुत परेशान करने वाला है। उसकी यह बात सुनकर वह बेचैन हो गई। मैं कैसे परेशान कर रही हूँ? ये तो सार्वजनिक सड़क है। मैं गाड़ी में बैठा तुम्हें देख रहा था। तुम ऐसे लग रही थी जैसे कोई आवारा बिल्ली, जिसे सड़क किनारे छोड़ दिया गया हो। ये सुनकर उसकी बेचैनी गुस्से में बदल गई। सोचने पर उसे लगा कि वह सचमुच किसी आवारा बिल्ली जैसी ही है। न कोई रिश्तेदार, न कोई घर पर उसका इंतजार करने वाला। ये सोचकर उसका दिल भारी हो गया। तो मैं वहाँ नहीं बैठूंगी जहाँ आप मुझे देख सकें। मैं अभी चली जाती हूँ। कहाँ जाओगी? उसने ठंडे स्वर में पूछा। मेरे साथ आओ। गाड़ी में बैठो। मैं भी घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हैं? वह कुछ कदम चला, फिर जब देखा कि वह पीछे नहीं आए तो मुड़कर बोला। आ रही हो? मेरा सामान तो अब भी हॉस्टल में है। मेरे घर में तुम्हें ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी। अपना सामान कल ले लेना। आओ, गाड़ी में बैठो। एम्मा बेवजह उसकी गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही दोनों ने दरवाज़ा बंद किया, ट्रैफिक जाम धीरे धीरे खुलने लगा। ये समय कुछ ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर उन्हें आमने सामने कराया गया हो। न पहले, न बाद में, बिल्कुल इसी वक्त। क्या ये सचमुच संयोग था? उसने ड्राइवर से कहा, सीधे घर चलो। जी, मिस्टर एरिक्सन। एम्मा ने उसकी ओर देखा। आप अभी कहाँ जा रहे थे? अगर आपको कोई काम है तो मुझे हॉस्टल पर छोड़ दीजिए। मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने तो वैसे भी घर जाने का सोचा था। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में देखा। उसे यकीन था कि कुछ देर पहले मिस्टर एरिक्सन ने कहा था कि वह क्लब जा रहे हैं। रॉबर्ट ने उसे तीखी नज़र से देखा। ड्राइवर तुरंत नज़र झुका गया। कुछ नहीं बोला और चुपचाप विला की ओर गाड़ी मोड़ ली। गाड़ी में दोनों चुपचाप बैठे रहे। कुछ मिनटों बाद रॉबर्ट ने पूछा, कुछ हुआ है? नहीं, उसने कहा। मैंने बस किसी को लग्जरी कार में जाम में फंसा देखा। मुझे मजाकिया लगा। पैसे से सब कुछ नहीं होता। वह नाराज हुआ। ये औरत साफ झूठ बोल रही थी। क्या वह उसे 3 साल का बच्चा समझती है? तो फिर तुम रो क्यों रही थी? और पैसे सब कुछ नहीं होते? तुम्हें तो ट्रैफिक जाम पर शिकायत करने का भी हक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास खुद की गाड़ी नहीं है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे गाड़ी होते ही हर कोई चलाना जानता हो। उसने पलटकर कहा। ड्राइवर जी, क्या आप गाड़ी चलाना जन्म से जानते थे? ड्राइवर हंस पड़ा। मिस, ये कैसे हो सकता है? एम्मा ने भौहें उठाईं और रॉबर्ट को चिढ़ाते हुए बोली। लगता है मिस्टर एरिक्सन खास इंसान हैं। ये तो गाड़ी के साथ पैदा हुए और बिना सीखे ही चला सकते थे। ड्राइवर घबरा गया। क्या मिस ग्रीन उनसे झगड़ना चाहती हैं? भूल गई कि किससे बात कर रही हैं? रॉबर्ट ने आंखें सिकोड़कर उसे घूरा। वह थोड़ी सहमी और बोली, मेरा मतलब बस इतना है कि भले ही मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई। अगर चलाऊं तो शायद अच्छा ही चलाऊं। रॉबर्ट ने ठंडी सांस ली। वह अपनी बात संभालने में माहिर थी। टॉम, गाड़ी साइड में रोक दो। टॉम ने तुरंत गाड़ी रोकी।
रॉबर्ट ने ठुड्डी हिलाकर ड्राइवर की सीट की ओर इशारा किया और एम्मा से कहा, अब तुम चलाओ। मैं। उसकी आवाज़ कांप गई। टॉम, अब तुम ऑफ ड्यूटी हो। टॉम चिंतित होकर पीछे मुड़ा। इससे पहले कि कुछ कह पाता, रॉबर्ट की नज़रें ठंडी हो गईं। क्या? सुना नहीं? जी, मिस्टर एरिक्सन। टॉम ने तुरंत सीट बेल्ट खोला और बाहर निकल गया। जाते समय उसकी नज़र एम्मा से मिली, जैसे कह रहा हो, मिस ग्रीन, अब भगवान ही भला करें। एम्मा घबराए। मिस्टर एरिक्सन, आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, तुम्हें खुद को साबित करने का मौका दे रहा हूँ। मुझे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम दोनों रात भर यहीं गाड़ी में बैठे रहेंगे। वैसे भी शर्मिंदा तो तुम ही होगी। मैं नहीं, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। आपकी गाड़ी बहुत महंगी है। अगर मैंने बिगाड़ दी तो, और ऊपर से आप भी बैठे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो ये तो गुनाह हो जाएगा। उसने मीठी बातें करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नर्क में पहुंचकर तुम मेरी साथी बन जाओगी। वहां भी गाड़ी चला लेना। उसका चेहरा तिलमिला उठा। यह आदमी सचमुच चिढ़ाने वाला था। जल्दी करो, उसने कहा। तो, क्या आप मेरे बगल वाली सीट पर बैठेंगे? क्यों? किसी के पास बैठने से थोड़ा हौसला मिलेगा। ठीक है। वह उसके पहले उतरकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। एम्मा भारी मन से ड्राइवर सीट पर बैठी। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी स्टार्ट की। रॉबर्ट शांत स्वर में बोला, ये गाड़ी तो $1 मिलियन से भी कम की है। अगर बिगाड़ दो तो 50% डिस्काउंट दूंगा, यानी आधा दाम। तो कोई दबाव मत लेना। उसका दिल जोर से धड़का। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बस ये जताना चाहता हूँ कि जितना अपनी मेहनत की कमाई की कद्र करती हो, उतना ही अपनी जान की भी करो। वह झुंझलाए। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी। यहीं रात भर बैठे रहते हैं। यहाँ आधे घंटे में लोग इकट्ठा होकर फोटो खींचने लगेंगे। अगर मशहूर होना चाहती हो तो यहीं बैठी रहो। आप। उसने दांत भींचे। ठीक है, मरते हैं साथ साथ। उसने धीरे धीरे गाड़ी सड़क पर चलाई। रॉबर्ट होंठों पर मुस्कान लिए बोला, डरो मत, ये गाड़ी बहुत स्मूथ है। और अगर बिगाड़ भी दी तो और तरीके हैं भुगतान करने के। कोई डील तो हम कर ही लेंगे। उसकी बातें सुनकर एम्मा ने अचानक ब्रेक दबा दिए। पीछे वाली गाड़ी टकरा गई। एम्मा घबरा गई। अब क्या होगा? क्या ये मेरी गलती है? मैंने ही ब्रेक मारे। तो किसने कहा था ब्रेक मारो? आपने डराया मुझे। अच्छा, जब तुम मुझ पर खुद को फेंक रही थी तब क्यों नहीं सोचा कि मैं डर जाऊंगा? वह हतप्रभ रह गई। ये समय बहस करने का नहीं है। अब क्या करें? उसकी भी गलती है। गाड़ी दूरी पर रखनी चाहिए थी। वैसे भी उसे तुमसे ज्यादा डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी उसके बस की नहीं है। रॉबर्ट बाहर गया। ड्राइवर से कुछ देर बात की और पैसे देकर निपटा दिया। वापस आकर बोला, हाँ, मैंने उसे मुआवजा दे दिया। तुम्हारे खाते में दर्ज कर दिया है। बाद में चुका देना। अब गाड़ी चलाओ। वह निराश हो गई। आप फिर से मुझसे चलवाएंगे? हाँ, वैसे भी पैसा तुमसे लेना ही है। तो क्यों न आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चलाकर सीधा घर पहुंचा दो? एम्मा कांपती हुई गाड़ी चलाकर विला के गेट तक पहुंची। उतरते ही उसके पैर लड़खड़ा गए। रॉबर्ट मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। क्लार्क ने बाहर आकर स्वागत किया और कहा, मिस ग्रीन का कमरा तैयार कर दिया गया है। सैमुअल के रहने वाले हिस्से की पहली मंजिल पर। रॉबर्ट रुक गया। सैमुअल छात्र है। कॉलेज की तैयारी कर रहा है। मिस ग्रीन उसके पास रहेंगी तो ध्यान भटक जाएगा। क्लार्क तुरंत बोला, जी, समझ गया। मैं अभी आपके हिस्से में कमरा साफ करवाता हूँ। हाँ, 1 महीने के लिए।
एम्मा ने मन ही मन सोचा, पैसे वाले सचमुच बहुत हिसाबी होते हैं। क्लार्क ने उसे नया कमरा दिखाया और कुछ कपड़े भी लाकर दिए। सब नए थे। एम्मा ने धन्यवाद कहा और सो गई। सुबह अलार्म से उठकर जब वह बाहर आए तो रॉबर्ट सीढ़ियों से उतर रहा था। दोनों आमने सामने हो गए। वह शर्माकर बोली, गुड मॉर्निंग, मिस्टर एरिक्सन। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कराकर कहा, हाँ, तुम तो सचमुच लाजवाब लग रही हो। वह उलझन में पड़ गई। उसने और भी आकर्षक स्वर में कहा, ये कपड़ा तुम पर बहुत जच रहा है, बहुत सेक्सी। एम्मा ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे डर था कि वही उसका असली मतलब था। अध्याय 8। पलटकर जवाब। उसने नीचे अपनी ड्रेस को देखा। ये कपड़ा क्लार्क ने उसे कल दिया था। यह एक साधारण सी, सुसंस्कृत ड्रेस थी। जहां ढका होना चाहिए था, सब ढका हुआ था। इसमें आखिर सेक्सी क्या था? उसकी उलझी हुई नज़रों को देखकर रॉबर्ट हल्के से मुस्कुराया और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गया। क्लार्क पहले ही नाश्ते का ऑर्डर दे चुका था। रॉबर्ट बोला, आओ, नाश्ता कर लो। एम्मा ने सिर हिलाया, नहीं, मैं स्कूल की कैंटीन में खा लूंगी। रॉबर्ट सहज स्वर में बोला, आगे से सैमुअल कभी कभी हमारे साथ नाश्ता करेगा। उस समय तुम नाश्ते के साथ उसके कल के सवाल भी समझा सकती हो। वह चुपचाप जाकर बैठ गई। हालांकि पूरे नाश्ते के दौरान सैमुअल आया ही नहीं। एम्मा को बहुत अजीब लगा। बस रॉबर्ट और वह एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे और वह लगातार उसकी ओर देखता जा रहा था। बिना किसी औपचारिकता के रॉबर्ट ने कहा, खाने के बाद कार से तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। बाकी नाश्ता चुप्पी में बीता। जब वे स्कूल गेट पहुंचे, रॉबर्ट ने कहा, दोपहर को टॉम तुम्हें लेने आएगा। एम्मा ने तुरंत कहा, जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। रॉबर्ट गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारे उस समय का और भी बेहतर उपयोग हो सकता है। वह उसे किसी मोहरे की तरह नियंत्रित कर रहा था। ये सोचकर एम्मा को झुंझलाहट हुई। दोपहर बाद क्लास खत्म करके एम्मा अपने हॉस्टल लौटी और सामान पैक करने लगी। सब समेटने के बाद उसने अपनी रूममेट कैरी जॉनसन के लिए एक नोट छोड़ा और सूटकेस खींचते हुए बाहर निकल गई। हॉस्टल गेट से निकलते ही उसकी टक्कर टेड से हो गई। दोनों आमने सामने आ गए। कोई और रास्ता नहीं था। एम्मा ने मन कसकर आगे बढ़ना चाहा, मगर टेड ने उसकी कलाई पकड़ ली। एम्मा, तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कुछ है। उसकी आंखों में गुस्सा था। एम्मा ठंडी आवाज में बोली, नहीं। टेड हंसा, मगर वह हंसी कड़वाहट से भरी थी। ठीक है, मुझे अपनी माँ की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। एम्मा, तुमने सच में गजब किया। तुमने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया अपनी नौकरी बदलने के लिए, है ना? उसकी भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं। असल में तुम मुझे कभी पसंद ही नहीं करती थीं। तुम्हें सिर्फ फायदा चाहिए था, है ना? एम्मा ने गहरी सांस ली, कुछ नहीं कहा। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन टेड ने कसकर पकड़े रखा। छोड़ दो, टेड ने दर्द से भरे स्वर में कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सोचती थी कि मैं सच्चाई नहीं जान पाऊंगा। असल में यह मौका तुम्हें मेरी माँ ने दिया था। एम्मा की आंखों में गुस्सा चमक उठा। वह धीमे मगर साफ शब्दों में बोली, तुम्हारी माँ ने मुझसे अनगिनत बार एक ही बात कही है, अगर तुम मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो तो मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ाने का मौका देती रहूंगी। पहले मैं मानती थी कि मेरी मेहनत और मेरी पढ़ाई ही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे पूरा भरोसा था कि अपनी क्षमता से टिक सकती हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ की धमकियों के बावजूद मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे खुद पर और तुम पर भरोसा था। टेड, क्या तुम जानते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। चाहे तुम्हारी माँ मुझे स्कूल से निकाल देती।
मैं कहीं और काम ढूंढ लेती। मगर वह दिन, जब मैंने वो सब देखा, पता है मैं क्या सोच रही थी? टेड स्तब्ध रह गया। एमा की आवाज़ और ठंडी हो गई। मैं सोच रही थी कि मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाले तुम ही हो। अगर मैं तुमसे जुड़ी न होती, तो शायद अपनी ताकत से स्कूल में रह सकती थी। मगर तुम्हारे कारण, मेरा नाम और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुम्हारी माँ कहती है कि मैं अनाथ हूँ, स्मिथ परिवार के लायक नहीं। बताओ, मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरी माँ है। तो फिर मुझे अनाथ क्यों कहा जाता है? उसकी मुठियाँ गुस्से और दर्द से कस गईं। टेड का चेहरा शर्म से झुक गया। माफ़ करना, एमा, मुझे पता नहीं था। मुझे अपनी माँ की हरकतों पर अफसोस है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? एमा ने लंबी सांस ली और खुद को संभाला। मैं तुम्हें क्या बताती? क्या तुम अपनी माँ से लड़ लेते? क्या तुम मेरे लिए अपने परिवार से रिश्ता तोड़ देते? या क्या तुम सोचते हो कि अगर मैंने बताया होता तो तुम क्रिस्टन के साथ नहीं सोते? टेड ने आंखें बंद कर लीं। वो क्रिस्टन के साथ बस गलतफहमी थी। मैं नहीं जानता मैं क्यों बहक गया। उसकी आवाज़ कांपी। एमा, बताओ न, मैं कैसे तुम्हें मना सकता हूँ? जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूँ। एमा ने नज़रें दूर सड़क पर डाल दीं। उधर से क्रिस्टन दौड़ती हुई आ रही थी। उसके होंठों पर तिरस्कार की मुस्कान थी। टेड ने मुड़कर देखा और झल्ला उठा, क्रिस्टन, प्लीज़, यहाँ से जाओ। मगर क्रिस्टन एमा के सामने आ खड़ी हुई। सब मेरी गलती है, एमा। उसे मत दोष दो। उसने तो कुछ गलत नहीं किया। एमा ने ठंडी आवाज़ में उसे बीच में ही रोका, तुम कहती थी ना, टेड अब मुझसे प्यार नहीं करता। वो तुमसे प्यार करता है। पहले तो उसे सिर्फ मेरा शरीर चाहिए था, मगर मैंने उसे वो नहीं दिया, है ना? क्रिस्टन सन रह गई। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। एमा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, पर झूठ मत बोलो। एमा ने आंखें तर्रीं। चाहे तुम मानो या नहीं, सच यही है कि टेड औरतबाज नहीं है। हो सकता है उसका प्यार बदल जाए, लेकिन वो सिर्फ किसी औरत के जिस्म के लिए प्यार नहीं करता। मेरे लिए वो भले ही गद्दार हो, मगर औरतबाज नहीं। और तुम, ये संत जैसी अदाकारी छोड़ दो। मैं तुम्हारे इस नाटक का हिस्सा नहीं बनूंगी। इतना कहकर एमा अपना सूटकेस खींचती हुई वहां से चली गई। क्रिस्टन के होंठ गुस्से से कांप उठे। एमा, देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। टेड उसके पीछे जाना चाहता था, मगर क्रिस्टन ने उसका हाथ पकड़ लिया। टेड, प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। टेड ने उसका हाथ झटक दिया। मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी का प्यार सिर्फ एमा है। चाहे जो करना पड़े, मैं उसे ही प्यार करूंगा, हमेशा। वह चला गया और क्रिस्टन अकेली रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शनिवार को सुबह एमा ने सैमुअल को पढ़ाया और दोपहर में एक और छात्र को ट्यूशन देने गई। वहां से निकलते समय क्लार्क का फोन आया। एमा, तुम रात के खाने तक कब घर आओगी? एमा ने घड़ी देखी। क्लार्क, मैं आज रात नहीं आऊंगी। मुझे काम है। देर रात तक व्यस्त रहूंगी। क्लार्क ने फोन काटकर रॉबर्ट की ओर देखा। मिस ग्रीन आज काम पर जाएंगी। देर रात तक नहीं आएंगी। रॉबर्ट ने ठंडी आवाज में कहा, पता करो। वो पार्ट टाइम कहाँ करती है? रात के 9 बजे, अगरवुड बार। एमा वेट्रेस की यूनिफॉर्म पहने भीड़ में घूम रही थी। उसके बाल पोनीटेल में बंधे थे, चेहरा चमकता हुआ, काया नाजुक और आकर्षक। साधारण कपड़े पहने होने के बावजूद वह सबकी नज़रें खींच रही थी। कुछ बिगड़े हुए ग्राहक अक्सर उस पर गंदे ताने कसते थे। आज भी एक शराबी ग्राहक बोला, आज रात मेरे साथ चलोगी? कितने पैसे चाहिए? एमा ने मुस्कराते हुए कहा, सॉरी सर, मैं सिर्फ वेट्रेस हूँ। बहुत अकड़ दिखा रही हो।
मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। एमा ने मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो सर, पहले आपको जेंडर चेंज सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या मतलब? वह आदमी गरजा। क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं मर्द नहीं हूँ? एमा फिर भी शांत रही। नहीं, मैं कह रही हूँ कि मुझे लड़कियाँ पसंद हैं। वह ग्राहक हक्का बक्का रह गया। अक्सर ऐसे मौके पर लोग चिढ़कर चले जाते थे, लेकिन आज वह और बिगड़ गया। उसने एमा को पकड़ लिया और सोफे पर धक्का दे दिया। आज तो तेरा नाटक खत्म। देखता हूँ तू कैसे बचती है। वह उसे दबाने ही वाला था कि एमा ने पूरी ताकत से थप्पड़ जड़ दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने हाथ उठाया ही था कि अचानक किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। कौन है बे तू? उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही सामने वाले ने उसके गाल पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। 2-3 बाउंसर उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। एमा आधी लेटी हुई, हैरान सी ऊपर देख रही थी। सामने खड़ा शख्स, रॉबर्ट। उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा जल रहा था। एमा स्तब्ध रह गई। रॉबर्ट ने भौहें उठाईं। पूछना चाहोगी कि मैं यहाँ क्यों आया? एमा संभली और खड़ी हो गई। वह सचमुच चौंक गई थी। रॉबर्ट ने बाहें सीने पर बांध लीं और कुछ पल उसे घूरने के बाद उसकी पेशानी पर उंगलियों से हल्की टपकी दी। मुझे लग रहा है, मिस ग्रीन, आप तो सच में बड़ी रहस्यमयी हैं।